ओके, सो प्रोबेबिलिटी, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को हर समय अलग तरीके से पढ़ा जाता है। ठीक है, अब हर समय अलग तरीके से कैसे? जब आप क्लास 9th में प्रोबेबिलिटी पढ़ते थे तो वो अलग थी। उस प्रोबेबिलिटी को इंपिरिकल या एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी कहा जाता था। इंपिरिकल या एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी को एक एग्जांपल से बताता हूं। उस समय जो क्वेश्चन होते थे, अगर आपने एक कॉइन को 100 बार टॉस किया जिसमें 60 बार आपको हेड मिला, तो अगले बार हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो आपका आंसर होगा 60/100। यही होता था आंसर। तो इसमें फॉर्मूला क्या होता था? फेवरेबल आउटकम, मतलब जितने आपके फेवरेबल आउटकम्स आए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, यही होता था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, कुछ समय के बाद ये एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी को हटा दिया गया और एक नई टाइप की प्रोबेबिलिटी इंट्रोड्यूस हुई जिसको बोलते हैं क्लासिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्लासिकल अप्रोच में क्या होता था? हम क्या करते थे, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट लेते थे और उसके सारे आउटकम्स को देखते थे। जैसे कि हमने एक कॉइन को टॉस किया तो उसके आउटकम क्या आएंगे? हेड और टेल, ये दो पॉसिबल आउटकम आएंगे। अब ये जो दोनों आउटकम्स हैं, ये माना जाता था कि दोनों के इक्वली लाइकली आउटकम्स होंगे, मतलब दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बराबर होगी। तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/2, और इसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/2। ये क्लासिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी है। फिर उसके बाद, ये 10th में आप लोग पढ़ते थे, फिर जैसे ही आप 11th में आए तो आप लेटेस्ट प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे, जो कि रशियन मैथमेटिशियन कोलमोग्रोव 1900 सेंचुरी में उसने ये डेवलप किया था इस प्रोबेबिलिटी को। इसको बोलते हैं एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। एक्सियोमेटिक अप्रोच में ये जरूरी नहीं होता है कि जो ऑल पॉसिबल आउटकम है सारे के आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो? इक्वल हो। समझ में आ रहा है ये चीज? तो ये अप्रोच हम यहां पर पढ़ने वाले हैं, जिसके कुछ रूल्स होंगे और जो स्टेप्स होंगे जो हम फॉलो करेंगे। तो सबसे पहली चीज, किसी भी प्रोबेबिलिटी, अच्छा प्रोबेबिलिटी पढ़ते क्यों है? क्यों पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी? सिंपल रीजन है, फ्यूचर प्रिडिक्ट करने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? और जो फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकता है वो कौन हो सकता है? जो भगवान हो सकता है, जो फ्यूचर जानता है, या फिर एक अच्छा मैथमेटिशियन जो अच्छा मैथमेटिकल मॉडल डेवलप कर सके। और ये सच्चाई है, ऐसा हुआ भी है। मैंने तुम लोगों को बताया है कि नहीं ये चीज? जो जिम साइमन करके एक मैथमेटिशियन था, एमआईटी का जो प्रोफेसर था, उसने एक ऐसा मैथमेटिकल मॉडल बनाया जिसके बेसिस पे वो प्रिडिक्ट कर सकता था कि किसी भी कंपनी का स्टॉक प्राइस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। समझ रहे हो? और उसने 40 या 45 साल की उम्र में ये मॉडल बनाया, तब तक वो टीचर था। फिर जैसे ही वो मॉडल बनाया, उसने पढ़ाना छोड़ दिया और शेयर मार्केट में पैसा लगाना चालू कर दिया, और वो बहुत सबसे अमीर आदमी बन गया एक समय पे। समझ रहे हैं ना ये चीज? तो अगर आप कोई भी चीज प्रिडिक्ट कर पा रहे हो तो आप समझ लो बहुत वैल्यूएबल पर्सन हो। ठीक है, फिर आप चाहे किसी कंपनी में हो तो किसी कंपनी में भी आप उस कंपनी के सेल्स को प्रिडिक्ट कर सकते हो। और प्रिडिक्शन के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, एक होता है प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल और दूसरा होता है डेटा। समझ रहे हो? और डेटा एनालिसिस हम किस में करते हैं? स्टैटिस्टिक्स में। जितने भी आपके यूट्यूब हो गया, सर्च एल्गोरिदम हो गए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गए, वो सारे के सारे आपके डेटा एनालिटिक्स करके आपकी प्रोबेबिलिस्टिक बेसिस पे ये डिजाइन कर देते हैं कि भाई ये पर्सन की ये चॉइसेस है, उसको ये वाले ऐड दिखाने चाहिए। ये होता है। समझ रहे हो? अब अगर मान लो ये मान लिया जाए, हालांकि ये रिलेटेड नहीं, फिर भी बता देता हूं। मान लो ये मान लिया जाए कि आयुष जो है वो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं है, कभी आज तक जिंदगी में मोबाइल यूज नहीं किया है, फिर भी इन लोगों के ऐसे मॉडल तैयार है कि वो जानता है आयुष कौन है। कैसे जानेगा? क्योंकि ये नहीं है लेकिन इसके दोस्त लोग तो हैं, तो कहीं ना कहीं इसको टैग करेंगे, कहीं ना कहीं इसका नाम यूज करेंगे। तो इनका जो सर्वर होता है उसमें एक आयुष नाम का एक डेटा क्रिएट हो जाता है और उसके सारे पैरामीटर वो ऑब्जर्व करके रख लेता है। तो आजकल के जितने भी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यही सारी चीजें यूज करते हैं। डेटा एनालिटिक्स जो कि स्टैटिस्टिक्स में आता है, और प्रोबेबिलिटी जो कि प्रिडिक्शन के लिए यूज होता है। समझ गए कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये? अब एक्सियोमेटिक अप्रोच में जो बता रहा था उस पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज आपको जाननी होती है रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में। रैंडम एक्सपेरिमेंट, जो जो चीजें मैं लिख रहा हूं लिखते जाओ। रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है?
पूछ रहा हूं मैं, क्या होता है? एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके आउटकम को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। रैंडम वर्ड का मतलब ही होता है अनप्रिडिक्टेबल, ठीक है? तो उसके आउटकम क्या होते हैं? अनप्रिडिक्टेबल। मैं बस समझा रहा हूं, लिखना नहीं है उसको। क्या ये क्लियर हो गया? फिर रैंडम एक्सपेरिमेंट के बाद आते हैं सैंपल स्पेस। तो ये लिखो सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस किसको बोलते हैं? सैंपल स्पेस होते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट के ऑल पॉसिबल आउटकम्स। इस चीज को लिख लो, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। सारे पॉसिबल आउटकम किसी एक्सपेरिमेंट के, इसको बोलते हैं सैंपल स्पेस, ठीक है? अब यहां पर मैं साइड में एग्जाम्पल के साथ भी इन चीजों को, टर्म्स को समझाते जाता हूं। एक एग्जाम्पल के लिए, मैंने एक डायस को रोल किया, तो ये डायस को रोल करना, ये क्या है? ये है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रोलिंग ए डाइस इज ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। उसके जो आउटकम्स आएंगे, सारे पॉसिबल आउटकम, वो क्या आएंगे? 1 2 3 4 5 6। वो क्या हो गया? सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस को डिनोट किया जाता है एस से, और वो सेट के फॉर्म में लिखा जाता है उसके आउटकम्स को। सेट में करली ब्रैकेट्स यूज करते हैं ना, तो एस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये नोट डाउन कर लो, एस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ठीक है? ऑल पॉसिबल आउटकम। यहां एक्सपेरिमेंट हमारा क्या था? रोलिंग ए डाइस, ठीक है? एक्सपेरिमेंट था रोलिंग ए डाइस। ओके, नेक्स्ट। इसमें अगर मैं एन लिख के फिर अंडर ब्रैकेट एस लिखूं, इसका क्या मतलब होता है? किसी को पता है? अगर मैं एन लिख रहा हूं, अंडर ब्रैकेट के अंदर एस लिख रहा हूं, इसका नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। तो अभी इस क्वेश्चन के लिए अगर देखा जाए तो एन ऑफ एस की वैल्यू क्या है? बताओ। एन ऑफ एस की वैल्यू क्या है? 6। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब थर्ड पॉइंट यहां पर आप लिखोगे इवेंट। इवेंट इवेंट होता है सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। अब ये बताओ, सैंपल स्पेस वर्ड से तो फैमिलियर हो गए। क्या होता है सैंपल स्पेस? क्या होता है सैंपल स्पेस? ऑल पॉसिबल आउटकम्स का जो सेट होता है। किससे डिनोट करते हैं? एस से। और उसके पहले जो वर्ड लिखा सबसेट, इसका मतलब कितनों को पता है? सबसेट पता है? और किसी को पता है? चैप्टर 1 वाला सबसेट, सेट वाला सबसेट क्या होता है बताओ? जैसे ये पूरा एक सेट है मेरे पास, इसके कुछ एलिमेंट को अलग निकाल के एक नया सेट बना दूं, तो उसको क्या बोल देंगे? इसका सबसेट। समझ में आ गया ये चीज? जैसे कि मान लो मैंने एक सेट ए लिया जिसके एलिमेंट है 1 2, बस इतने दो, तो ये एस का क्या हो गया? सबसेट। इसको डिनोट कैसे करते हैं? ए इज अ सबसेट ऑफ एस। समझ में आया? अगर मैंने दूसरा एक सेट ले लिया बी जिसके एलिमेंट है मान लो 4 5 6, तो ये भी क्या है? सैंपल स्पेस का सबसेट है। तो इवेंट जो होता है वो हमेशा किसी सैंपल स्पेस का क्या होता है? सबसेट होता है। क्या ये क्लियर हो गया सबको? सबसेट क्या होता है और क्या होता है इवेंट? अब इवेंट को लेकिन ऐसे हम रिप्रेजेंट नहीं करते। इवेंट यूजुअली क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ में बताया जाता है। यहां तक अब मैं एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोल रहा हूं, सुनना ध्यान से। सपोज रोलिंग ए डाइस इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो जो ये लास्ट स्टेटमेंट मैंने बोला ना, आंसर नहीं चाहिए मुझे। मैं क्या बोला? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। तो गेटिंग एन इवन नंबर ये मेरा क्या हो गया? इवेंट हो गया। समझ में आ गया ये चीज? तो जैसे कि अगर मैं इवेंट में बोल रहा हूं गेटिंग एन इवन नंबर,
इवन नंबर, तो ये मेरा एक इवेंट ई हो गया। और इवेंट ई के एलिमेंट क्या होंगे, एक्सियोमेटिक अप्रोच फॉर्मेट में लिखेंगे तो इवेंट ई के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 2 4 6। क्या ये समझ में आ गया? अब अगर मैं एक नया इवेंट एफ डिफाइन करूं, गेटिंग ऑड नहीं, कुछ और दूसरा लेते, गेटिंग प्राइम नंबर, गेटिंग ए प्राइम नंबर। तो बताओ इस इवेंट एफ के एलिमेंट क्या होंगे, इवेंट एफ के एलिमेंट क्या होंगे, 2 3 एंड 5। क्या ये सबको समझ में आ गया, ये दोनों इवेंट्स? ऐसे ही और कोई भी इवेंट्स हो सकते हैं। इवेंट्स को वर्डिंग के फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाएगा और उसको एक्सियोमेटिक मतलब उसको सेट के फॉर्म में ऐसा लिखा जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया? ओके, अब फॉर्मूला क्या होगा जो हम एक्सियोमेटिक अप्रोच में यूज करेंगे? तो फॉर्मूला होता है, फोर्थ पॉइंट लिख रहा हूं यहां पर, फॉर्मूला लिख रहा हूं प्रोबेबिलिटी निकालने का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जिस भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना है, जैसे मान लो इवेंट ई की निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस। अब एन ऑफ ई का मतलब क्या है, एन ऑफ ई का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग टू दिस इवेंट ई। तो इस इवेंट ई में कितने एलिमेंट है, काउंट कर लो, 3 है, तो उसका कितना हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है, 6, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/2। समझ में आ गया ये चीज? तो ये फॉर्मूला है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने का, ये ध्यान में रखना हमेशा। क्या ये क्लियर हो गया सबको? हाँ, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने का। और ये जो P ऑफ E लिखा है, इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको पूरा लिखता हूं, फॉर्मूले को पूरा लिखता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E इज इक्वल्स टू, न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट E अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। ये क्लियर हो गया सबको, ये पूरा फॉर्मेट? ओके, अब इसके बाद जैसे मैंने बताया ना, क्लासिकल अप्रोच, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, एक्सियोमेटिक अप्रोच, तो इसे मैंने बोला एक्सियोमेटिक अप्रोच किसी भी प्रोबेबिलिटी। एक्सियोमेटिक मतलब यहां कुछ एक्सियोम्स फॉलो होंगे। तो ये फर्स्ट एक्सियोम जो आप देख रहे हो, ये दोनों का रेशियो होता है, ठीक है। एक और एक्सियोम क्या है कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, लेस देन और इक्वल्स टू 1, ये हमेशा होता है। तो ये एक्सियोम आपको ध्यान में रखना है। हाँ, ये पॉइंट लिख सकते हो, 5th नंबर का पॉइंट आप चाहो तो लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। हाँ, ये बोल सकते हो 0.1 0.2 ऐसा होगा, या फ्रैक्शन में भी है तो हमेशा न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से। ये क्लियर हो गया सबको? ओके, तो ये सारा है प्री रिक्विजिट। अभी तक क्लास 11 का स्टार्ट नहीं हुआ है, अब स्टार्ट होगा क्लास 11 का सबसे पहला टॉपिक जो है टाइप्स ऑफ इवेंट। तो इवेंट हमने समझ लिया, अब हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ इवेंट। टाइप्स ऑफ इवेंट, तो सबसे फर्स्ट जो टाइप है इवेंट का, उसका नाम है इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट, एंड श्योर इवेंट। श्योर को सर्टेन भी बोलते हैं कई बार, सर्टेन इवेंट, ठीक है। तो इम्पॉसिबल इवेंट क्या होते हैं, जिसके आने की पॉसिबिलिटी क्या हो, 0 हो, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 है तो इवेंट क्या है, इवेंट ई क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट। समझ गए? एक एग्जांपल से बता सकते हो कौन सा इवेंट कोई एक इम्पॉसिबल इवेंट का एग्जांपल? रोलिंग ए डाइस इज एन एक्सपेरिमेंट, गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6,
या गेटिंग 7, ये क्या हो गया? इम्पॉसिबल इवेंट। समझ में आ गया ये चीज? दूसरा है श्योर या सर्टेन इवेंट। तो अगर मान लो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 है, प्रोबेबिलिटी और एफ अगर 1 आ रहा है, तो यहां इवेंट एफ को श्योर या फिर सर्टेन इवेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल बताओ। गेटिंग ए नंबर लेस देन 7, रोलिंग ए डाइस मेरा एक्सपेरिमेंट हो गया, गेटिंग ए नंबर लेस देन 7, ये श्योर या सर्टेन इवेंट है। ये क्लियर सबको? सेकेंड टाइप लिखो इवेंट का, जिसका नाम है सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट। अब सिंपल इवेंट बहुत ही सिंपल होते हैं, जैसा नाम है उसका। जैसे मान लो अगर मैं इवेंट ई लिख रहा हूं, इवेंट ई है गेटिंग 1, गेटिंग 1, तो इवेंट ई में एक ही एलिमेंट होगा, वो क्या आ जाएगा? 1। इवेंट एफ अगर मैं ये लिख रहा हूं गेटिंग 2, तो इसमें एक ही एलिमेंट आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? गेटिंग 2। तो ऐसे इवेंट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है उनको क्या बोलते हैं? सिंपल इवेंट। अब इसका दूसरा या अपोजिट जो टाइप होता है सिंपल का, वो होता है कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट। तो कंपाउंड इवेंट ऐसे इवेंट जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट होते हैं, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था गेटिंग एन इवन नंबर। गेटिंग एन इवन नंबर, तो इवन नंबर आना, तो इवन नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 2 4 6। तो ये वाला इवेंट क्या हो जाएगा? कंपाउंड इवेंट। और ये वाला इवेंट क्या हो जाएगा? सिंपल इवेंट। समझ गए ये चीज? ओके। अब इसके बाद हम देखते हैं अलजेब्रा ऑन इवेंट्स। हेडिंग डालो, अलजेब्रा ऑन इवेंट्स। तो सबसे फर्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स को मैं एक एग्जांपल से बताता हूं। मान लो मैंने इवेंट ई एक डिफाइन किया। इवेंट ई है मेरा गेटिंग इवन नंबर। तो इवेंट ई के एलिमेंट क्या होंगे? 2 4 6 होंगे। क्या ये क्लियर हो गया? अब उसका कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब उसका जस्ट अपोजिट, तो उसको डिनोट करते हैं हम ई डैश से, या फिर कई बार उसको हम किससे डिनोट करते हैं? ई और उसके ऊपर क्या लगा देते हैं? बार। इसका मतलब क्या हो जाएगा? गेटिंग, ये शायद आप सेट में पढ़ते हो ना, गेटिंग नॉट इवन नंबर, या इवन नंबर नहीं आना, गेटिंग नॉट एन इवन नंबर। तो नॉट एन इवन नंबर मतलब क्या हो गया? गेटिंग एन ऑड नंबर, गेटिंग ऑड नंबर। तो ऑड नंबर कौन कौन से हो जाएंगे यहां पर? 1 3 और 5। तो ये क्या हो जाएगा? उस इवेंट का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। समझ में आ गया? हाँ। नहीं, गेटिंग इन नॉट एन इवन नंबर, इवन नंबर नहीं आना, तो इवन नंबर नहीं आना तो जो छोड़ दो इवन नंबर को, जो बच गया वाले सारे नंबर। समझ गए ना ये चीज? तुम लोग वेन डायग्राम पढ़े हो ना, तो वेन डायग्राम में रिकॉल करना, जैसे मान लो अगर मेरे पास ये पूरा एक सैंपल स्पेस है जिसमें ये वाला एक सेट ए है, तो सेट ए कौन सा है? ये पूरा सर्कल। समझ गए? तो ए का कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा? सर्कल के बाहर वाला। ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हो जाएगा? ये वाला पूरा। समझ में आ गया? तो बस वही चीज है, किसी भी इवेंट का अगर कॉम्प्लीमेंट्री लेना है, तो जैसे अगर मुझे इस इवेंट का कॉम्प्लीमेंट्री लेना है, तो मैं क्या करूंगा? सैंपल स्पेस में से इसको हटा दूंगा, जो बच गया उसका क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री। समझ में आ रहा है? कुछ एग्जाम्पल के लिए बोलता हूं। अगर मान लो एक मैंने डाइस को रोल किया, 1 आना मेरा इवेंट है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 1 ना आना मतलब क्या हो गया? 2 3 4 5 6 आना। समझ में आ गया ये चीज? अगर मान लो मेरा इवेंट ई है 4 और 5 आना, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा?
1 2 3 और 6 आना। समझ में आ गया ये चीज, कॉम्प्लीमेंट्री कैसे निकालते हैं। अब इसी से ना एक इंपॉर्टेंट एक्सियोम जनरेट होता है, वो कौन सा है कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी और उसके कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी ई डैश, जिसको आप उसमें पढ़ते थे नॉट ई भी बोलते हैं, इसको नॉट ई भी कई बार यूज करते हैं ये वर्ड। तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा क्या होता है 1। समझ में आ गया ये चीज, तो ये नोट डाउन कर लो, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट और उससे रिलेटेड टर्म। नेक्स्ट आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, अलजेब्रा पे। इवेंट ए और बी, इवेंट ए और बी, और ये जो और है इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या होता है, या ए या बी, यही होता है इसका मतलब। अब इस चीज को आप समझो, मान लो मैंने एक इवेंट ए डिफाइन किया और इवेंट ए है मेरा गेटिंग 1 2 3, मतलब इवेंट ए के एलिमेंट क्या हो गया है, इवेंट ए के एलिमेंट क्या हो गए 1 2 3, यही आ जाएगा, ठीक है। और दूसरी तरफ मैं इवेंट बी डिफाइन कर रहा हूं गेटिंग 2 3 4, तो इवेंट बी के एलिमेंट क्या आ गए 2 3 4, ये आ गया। क्या ये क्लियर हो गया। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी निकाल के बताओ, तो ए और बी मतलब या तो ए या तो बी के होने की प्रोबेबिलिटी निकाल के बताओ। फिर से मैं रिपीट करता हूं एक स्टेटमेंट, मैंने दो इवेंट बताए, इवेंट ए क्या है 1 2 3 आना, इवेंट बी क्या है 2 3 4 आना। अब अगर मैं आपसे पूछूं या तो इवेंट ए या तो इवेंट बी, दोनों में से कोई भी होने की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगा। तो इन सबको तुम लोग क्या करोगे, काउंट कर लोगे, मर्ज कर लोगे, मतलब क्या कर लोगे, दोनों का यूनियन ले लोगे। तो यूनियन लेने के बाद टोटल कितने एलिमेंट बनेंगे इसके, 4 बन जाएंगे, और उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए 4 अपॉन क्या हो जाएगा ये 6। समझ में आ रहा है ये चीज। तो अगर ए और बी यूज हो रहा है तो इसका मतलब हमको क्या निकालना है, दोनों ही इवेंट्स का यूनियन निकालना है। तो ये चीज ध्यान रखना, और का मतलब क्या होता है यूनियन, और कभी भी यूज हो रहा है वर्ड तो उसका मतलब आप क्या लोगे, दोनों सेट्स का यूनियन। क्या ये क्लियर हो गया। तो अगर मैं यहां पर ए और बी का यूनियन लेता हूं तो बताओ यूनियन लेने पे क्या आएगा, मुझे सेट क्या मिलेगा 1 2 3 4, यही मिलेगा, ठीक है। अब रिकॉल करना जो मैंने अभी तुम लोगों को फॉर्मूला सबसे स्टार्टिंग में बताया था, क्या फॉर्मूला बताया था किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का, रिकॉल करना, हटा दिया क्या, उधर पे होगा। हाँ क्या था बताओ, फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सेट, जो भी सेट है जो भी इवेंट है। तो यहां पर किसका एलिमेंट हम देखेंगे, ए यूनियन बी का, अपॉन किससे डिवाइड कर देंगे, एन ऑफ एस से। तो अब इस केस में ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट है, काउंट करो 4, तो ये कितना हो जाएगा 4, और एन ऑफ एस कितना हो जाएगा 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 2/3। क्या ये समझ में आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। इस एग्जाम्पल को भी साथ में नोट डाउन कर लेना, और समझ में आया कि नहीं, और या यूनियन का मतलब कैसे सेम होता है। नहीं, हाँ तो उधर जाके बैठ, नहीं उसके पीछे, हाँ हटा दूं मैं इसको। अब ये अगर तुम लोगों को याद है तो बताओ, यूनियन के जैसा एक और ऑपरेशन था सेट में, क्या था, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, कॉमन को। कॉमन मतलब वहां पर क्या लगेगा, एंड। तो अगला ऑपरेशन आएगा थर्ड अलजेब्रा ऑन इवेंट्स है, इवेंट ए एंड बी, इवेंट ए एंड बी, और इस एंड का हिंदी में मतलब होता है और, ठीक है। और अगर एंड को हम एक्सियोम के फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। क्या ये क्लियर हो गया सबको। हाँ तो सेम एग्जांपल लेते हैं, मान लो मैंने दो इवेंट लिया, इवेंट ए,
इवेंट ए है 1 2 3 आना, इवेंट ए है 1 2 3 आना, इवेंट बी है, इवेंट बी क्या लिया 2 3 4 आना, ठीक है। और अगर आपको बोलता है कि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी निकालो, तो क्या कैसे निकलेगा बताओ ये प्रोबेबिलिटी? क्या कुछ डाउट है? हाँ, क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय, सॉरी मैं गलत लिख रहा हूं इसको, इसका मतलब क्या हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और ये प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी बताओ? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन ऑफ एस। क्या ये समझ में आ गया सबको? तो इसके लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा। तो बताओ ए इंटरसेक्शन बी यहां पर क्या आएगा? 2,3 आ जाएगा। अब अगर आपको उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो आप सबसे पहले देखोगे कॉमन वाले कितने एलिमेंट आ रहे हैं? 2 एलिमेंट आ रहे हैं। ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है, तो 2। और एस में कितने एलिमेंट है? सैंपल स्पेस में कितने? 6। तो 2/6 मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 1/3। क्या ये समझ में आ गया सबको? क्लियर ना? पक्का? क्लियर है? नहीं नहीं है समझ में? क्या वो ठीक नहीं लग रहा है? ठीक है, जाओ जाओ। ओके, ये सबको क्लियर हो गया क्या? चलो अब मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। आप लोग ना मुझे ये 2-3 चीजें निकाल के बताओ, ठीक है। चलो लिखो कंसीडर ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, कंसीडर ए रैंडम एक्सपेरिमेंट consider a random experiment of tossing a coin 2 times. Consider a random experiment of tossing a coin 2 times. ठीक है, फुल स्टॉप। अब लिखो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है राइट द सैंपल स्पेस। लिख लिया? फिर सेकंड लिखो, सेकंड लिखना find the probability of getting exactly one head, getting exactly one head. नेक्स्ट लिखना थर्ड पार्ट probability of getting at least one head, probability of getting at least one head. नेक्स्ट लिखना, हाँ नेक्स्ट लिखना if event A, उसके बाद लिखना इवेंट ए को डिफाइन कर रहा हूं ना मैं, इवेंट ए गेटिंग हेड, इवेंट बी गेटिंग हेड लिखना इनसफिशिएंट हो जाएगा, गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड लिखना, एटलीस्ट वन हेड, गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। इवेंट बी गेटिंग एटलीस्ट वन टेल, then find probability of A intersection B
and probability of A union B and probability of A union B। और दो? हाँ और दे रहा हूं। नेक्स्ट लिखना probability of A dash and probability of B dash। ठीक है, हो गया, जितना भी हो नंबरिंग। क्या पांचवा? अच्छा, वो मेरा बेटा नहीं है। क्या हुआ? बकवास नहीं करो, चुप रहो। ठीक है, ये क्वेश्चन बना तुम लोग। 1 मिनट दे रहा हूं मैं तेरे को। हाँ ये मिल गया, ये ले। प्रोटेक्टर चाहिए बोल रहा है ना? हाँ ये है प्रोटेक्टर, तो यहीं रखा है। स्केल कहाँ है यार? हाँ ये ठीक है। नहीं गलत लिख रहा हो। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस, हाँ सेट के फॉर्म में लिखना है। हाँ तूने सही लिखा। और किसी ने? चलो अब सारे बच्चे इधर पे ध्यान देना। जो मैंने एग्जांपल दिया तुम लोगों को, उसमें पहले सैंपल स्पेस बनाना है। तो सैंपल स्पेस बनाने का एक तरीका बताता हूं, समझो उसको। हाँ इधर पे ध्यान दो सारे बच्चे, सारे ध्यान दो। सबसे पहले अगर मान लो एक कॉइन को एक बार टॉस किया जाए, एक बार टॉस किया जाए, तो आउटकम क्या होगा? हेड और टेल। कितने आउटकम बताओ? कितने आउटकम? 2 आउटकम। 2 बार टॉस करूंगा तो आउटकम क्या आएगा? एच एच, एच टी, टी एच, टी टी। कितने आउटकम? 4। 3 बार टॉस करूंगा 8 आउटकम। 4 बार टॉस करूंगा 16 आउटकम्स। अब ये कैसे पता चलता है पता है? 2 की पावर n। क्या ये क्लियर हो गया? लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं है, चुप रहो, इधर ध्यान दो। लेकिन अगर मान लो एक डायस को एक बार थ्रो करता हूं तो कितने आउटकम होंगे? 6। 2 बार 36, 3 बार 6 की पावर 3, 4 बार 6 की पावर 4। तो मतलब ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्या है? r की पावर n है एक्चुअली। समझ रहे हो ना? मतलब क्या है, पहली बार टॉस करने में जितने आउटकम मिलेंगे उसकी पावर n लगा दो, जितने बार उसको क्या कर रहे हो तुम लोग? रिपीट कर रहे हो। क्या ये क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन ध्यान में रखना, जो चीज मैंने बताई एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अगर मान लो एक डायस को 10 बार रोल कर रहे हैं तो कितने पॉसिबल आउटकम होंगे? 6 की पावर 10। एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर? ये नहीं समझ पाया, छोड़ दो उसको, तुम लोग पढ़ो इधर। तो फर्स्ट का सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। क्या ये सबका बन गया? हाँ भाई एक बार रोल करने में कितने आउटकम होंगे? 6। उसको 10 टाइम्स रिपीट कर रहा है तो इसलिए 6 की पावर 10। हाँ 10 टाइम्स बोला। ये देखो सैंपल स्पेस हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड में मैंने क्या बोला बताओ? एग्जैक्टली 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो यहां पर पहले मैं इवेंट ई डिफाइन करूंगा, और इवेंट ई के एलिमेंट कौन कौन से होंगे बताओ? एच टी और टी एच। क्या ये समझ में आ गया? एग्जैक्टली 1 हेड। अब हाँ, अब अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस। ये क्लियर हो गया? तो एन ऑफ ई में कितने एलिमेंट हैं? 2, और एस में कितने एलिमेंट है? 4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/4, सॉरी 1/2। हाँ बोलो।
हाँ, पहला क्वेश्चन क्या था बता। तू सुनता नहीं है ना ध्यान से। इसको बोलते हैं सैंपल स्पेस, ये पहले पार्ट का। अब ना ये तुम लोग बहुत अति कर रहे हो, खड़े हो तो। जब अगर मुझसे बात कर रहा है तो मुझे आंसर करने दो। इधर आ, इधर आ जल्दी। अब लिटरली बता रहा हूं, मैं पीट दूंगा। मैं गुस्से में बता रहा हूं। निखिल समझ गया ना? या तो मैं कान पकड़ के खड़ा रखूंगा दूसरी क्लासेस के सामने। हाँ, तो ये समझ में आ गया सेकंड पार्ट का आंसर। थर्ड पार्ट में क्या पूछा है बताओ जल्दी। एटलीस्ट वन हेड। तो यहां पर मैं इवेंट एफ मार्क करता हूं उसको। एटलीस्ट वन हेड का मतलब होता है कम से कम एक हेड आना। तो इवेंट एफ के एलिमेंट कौन कौन से होंगे? ये तीन हो जाएंगे, है ना? तो इधर पे आ जाएगा एच एच, एच टी और टी एच। अब इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बताओ क्या फॉर्मूला होगा? एन ऑफ एफ अपॉन एन ऑफ एस, यही होगा। तो एफ में कितने एलिमेंट? 3 और एस में कितने एलिमेंट? 4। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 3/4। क्या ये क्लियर है? फिर उसके बाद फोर्थ पार्ट में क्या पूछा है बताओ। फोर्थ पार्ट में क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये निकालने बोला है क्या? ये है क्या फिफ्थ पार्ट? एक बार बताओ फोर्थ पार्ट ये है ना? हाँ, तो इसके लिए ये इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए पहले तो आपको इवेंट ए के एलिमेंट लिखने पड़ेंगे। तो बोला कम कर, पहले सुन, पहले ध्यान से। एक बात बताओ, ये वाला फोर्थ क्वेश्चन है क्या? यही वाला फोर्थ क्वेश्चन है। अब इसमें क्या पूछा है आपको? ये दोनों दिया हुआ है। लेट ए ये है, लेट बी ये है, और ये आपको फाइंड आउट करना है। यही है क्वेश्चन। तो पहले इवेंट ए के एलिमेंट लिखोगे कि इवेंट ए के एलिमेंट क्या आएंगे। एटलीस्ट वन हेड आना, तो एटलीस्ट वन हेड आना मतलब एच एच आएगा, एच टी आएगा और टी एच आएगा। कम से कम एक हेड, तो एक हेड और दो हेड को हम लेंगे। क्या ये समझ गए सभी? इवेंट बी के एलिमेंट क्या आएंगे देख के बताओ। एच टी, टी एच और टी टी। क्या ये सबको समझ में आ गया कैसे लिखा मैंने? अब आपको किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है? ए इंटरसेक्शन बी की। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? ए इंटरसेक्शन बी। तो बताओ ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो दोनों में क्या हो कॉमन, तो वो ये दो एलिमेंट्स है जो दोनों में कॉमन है। तो यहां पर आ जाएगा एच टी और टी एच। क्या ये क्लियर हो गया? अब आपको निकालनी है इसकी प्रोबेबिलिटी। तो कैसे निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन ऑफ एस। ऐसा ही होगा फॉर्मूला। तो ए इंटरसेक्शन बी ये हो जाएगा 2 और एन ऑफ एस कितना है? 4। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? 1/2। क्या ये सभी समझ गए? अब बोल, क्या बोल रहा था? ठीक है। हाँ, अब ये पूरा सिस्टमेटिक वे में बताना ये वाला चीज कैसे फाइंड आउट करेंगे। सौभाग्य बोलेगा और कोई कुछ नहीं बोलेगा। हाँ, सबसे पहले क्या करेंगे हम? क्या निकालेंगे? ए यूनियन बी निकालेंगे। तो बताओ ए यूनियन बी के एलिमेंट क्या आएंगे? ये ए है और ये बी है। एच एच, एच टी, टी एच, टी टी, पूरा का पूरा आ जाएगा। क्या ये समझ में आ गया? अब अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए यूनियन बी की, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एन ऑफ ए यूनियन बी अपॉन एन ऑफ एस, यही होगा फॉर्मूला। तो ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट? 4। एस में भी कितने एलिमेंट? 4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 1। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब ये बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश कैसे निकालोगे और क्या होगा? दोनों आंसर बताओ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश निकालने के लिए आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आएगा बता।
एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, मतलब ये कितना आ जाएगा 3/4। क्या ये क्लियर हो गया? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश कैसे निकलेगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3/4। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? 1/4। तो इसका आंसर आएगा 1/4 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। क्या ये समझ गए ना एक्सियोमेट्रिक अप्रोच में कैसे हम सॉल्व करेंगे? ओके, हटा दो फिर ये पूरा मैं। ए और बी, ए एंड बी हो गया ना। अब नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट अभी ये खत्म नहीं होना, तो सब एग्जांपल चल रहे थे। फोर्थ टाइप लिखना, हटा दो इसको। फोर्थ ऑपरेशन है ए बट नॉट बी। ए बट नॉट बी। इसका मतलब क्या हुआ? वो एलिमेंट ए के अंदर आना चाहिए लेकिन बी के अंदर नहीं आना चाहिए। तो इसको लिखने का तरीका होता है ए माइनस बी, ये लिखते हैं। एक और तरीका होता है इसको लिखने का, ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये भी तरीका होता है। इधर आ तू, खड़े हो जा, कान पकड़ के खड़े रहे, खड़े रहे कान पकड़ के, कोई जरूरत नहीं बोलने की कुछ भी, खड़े रहे। और किनारे पे दीवार के पास जाकर, और अभी लास्ट में तेरी रैली निकालूंगा उधर पे सारी क्लासेस पे भेज के। जब मैं बोला था कुछ बोलना नहीं, तो क्यों बोल रहा है? कान पकड़। ए बट नॉट बी मतलब क्या हो गया? ए माइनस बी, और उसको लिखने का तरीका होता है ए इंटरसेक्शन बी डैश। इसको वेन डायग्राम में अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो वो कैसे करेंगे, वो चीज भी ड्रॉ करो। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी। हाँ, अब बता ए बट नॉट बी वाला रीजन कौन? ये वाला जो रीजन होगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ए बट नॉट बी को। क्या ये क्लियर हो गया सबको? खड़े रहे अभी भी ना। ए माइनस बी या फिर इसको ए इंटरसेक्शन बी डैश भी बोलते हैं। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब मेरा एक क्वेश्चन है, बताना सारे बच्चे इधर पे देखो। अगर मान लो तुम लोगों को इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी, बट नॉट बी, तो उसको कैसे लिखोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश। और ये निकालोगे कैसे, ये बताओ। नहीं, ए का पूरा लेंगे, ए का पूरा प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और उसमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे? कॉमन वाली प्रोबेबिलिटी को। मतलब ये कैसे निकलेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आ गया? तो ये चीज नोट डाउन करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, आने का चांस है पूरा पूरा। नोट कर लिया सबने? लिख लिया? अब मेरा अगला क्वेश्चन है, ये बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बट नॉट ए, बी बट नॉट ए लिखेंगे कैसे और कैसे कैलकुलेट? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट कैसे होगा बताओ? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्या ये समझ गए सभी? ध्यान रखना, इसको नोट डाउन कर लो। अच्छा, मेरे ख्याल से तुम लोगों को ये तो पता है ना, ये जो पूरा है, ये पूरा रीजन वेन डायग्राम में ये किसको शो करता है? ये शो करता है ए यूनियन बी को। क्या ये क्लियर हो गया?
अब अगर मान लो आपको ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इवेंट्स ए और बी क्या है नहीं पता, ठीक है, आपको ए और बी की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी ये सब पता है, तो देखो यहां पर फॉर्मूला क्या बनेगा जो आपके सेट में हुआ करता था। सेट में एक फॉर्मूला रिकॉल करना क्या आता था, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होता था, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला सेट थ्योरी फर्स्ट चैप्टर में था, तुम लोग कभी पढ़े होगे तो पता होगा, नहीं पढ़े होगे तो नहीं पता होगा, तो भी मैं बता देता हूं, सुन लो, ठीक है। जैसे ए यूनियन बी के अंदर कितने एलिमेंट है, तो ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट को दोनों को ऐड कर दो, लेकिन ये बीच वाला रीजन जो है वो 2 बार ऐड हो जाता है, तो इसलिए उसको एक बार क्या कर देते हैं हम, माइनस। क्या ये क्लियर हो गया? अब यही फॉर्मूले में अगर मान लो मैं सभी में एन ऑफ एस से डिवाइड कर दूं, सभी में, तो ये क्या बन जाएगा बताओ? तो फर्स्ट वाला क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, क्योंकि किसी भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डिवाइड कर दोगे इससे तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। अगला वाला क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आया ये चीज? ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको नोट करना, और इसको बोलते हैं ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी। ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी, नोट कर लिया सबने? बड़े हो जाएंगे तो यही करेंगे। हो गया? जल्दी लिखो। अरे जल्दी करो, हो गया क्या? हाँ, नेक्स्ट लिखो, कौन सा नंबर लिखा, 4th लिखा ना, अब लिखो 5th। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ये वर्ड पहले सुना है, पहली बार सुन रहे हो? पहले सुना होना चाहिए, सेट में था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट्स, ऐसे सेट्स जिनका इंटरसेक्शन क्या होता था, नल सेट, उसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट्स बोलते थे। याद दिलाता हूं मैं, याद करना, अगर मान लो ई इंटरसेक्शन एफ ये नल सेट होता था, नल सेट मतलब जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता था, तो ऐसे सेट को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट्स बोलते थे। तो बस वही चीज यहाँ इवेंट के लिए है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो यहां लिख लो इफ E intersection F is equals to null set, then E and F are called खड़े रहे, कान पकड़ के जल्दी, then E and F are म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो ई और एफ को क्या बोलेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोलेंगे। क्या ये लिख लिया सबने? अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बताओ कि एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू क्या होगी, एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी 0। क्या यार तुम लोग कॉमन सेंस नहीं लगाते हो? ई इंटरसेक्शन एफ एक नल सेट है, मतलब उसके कितने एलिमेंट है, एक भी नहीं, तो एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का क्या हो जाएगा, 0। क्या ये क्लियर हो गया? तो अब अगर आपको पूछता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, तो बताओ क्या होगा इसका प्रोबेबिलिटी?
तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है, एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, ऐसे ही निकलता है। तो न्यूमरेटर क्या हो गया 0, डिनोमिनेटर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो किसी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो क्या होती है 0। क्या ये क्लियर हो गया? एन। नेक्स्ट, अब ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा अगर ई और एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है तो ई यूनियन एफ, ये ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में ये वाली प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0। तो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। और ये फॉर्मूला कब वैलिड होगा, जब ई एंड एफ कैसे इवेंट्स होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ओके, हटा दो फिर इसको मैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन सॉल्व करना। कुछ बचा है? छोड़ दे उसको, मत देखा, हटाओ उसको। हाँ, तो क्या लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से पढ़ना। अब बैठ जाओ, बैठ जाओ दोनों और क्वेश्चन पढ़ो। A die is rolled. Let E be the event. Die shows 4. तो इवेंट E का एक ही एलिमेंट और वो क्या हो गया 4। इवेंट F क्या है, die shows even नंबर, मतलब इवेंट क्या F क्या हो गया 2 4 6। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है E और F म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्या? कैसा गधा है एक नंबर का। अभी क्या लिखा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए दोनों का इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, नल सेट होना चाहिए। तो क्या इन दोनों का इंटरसेक्शन नल सेट है क्या? नहीं है। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है क्या? नहीं। समझ में आ गया ये चीज? तो आप लिखोगे कैसे, E इंटरसेक्शन F इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 4, विच इज नॉट इक्वल्स टू नल सेट, दैट्स व्हाई दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्लियर? हटा दो इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी इसको। क्या लिखा है, अ डाई इज थ्रोन, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स। इवेंट ए, अ नंबर लेस देन 7। तो बस इवेंट ए के एलिमेंट्स को लिखो, क्या क्या आएंगे लिखो अपनी कॉपी में। 1 नहीं, गलत है ना। 1 क्यों गलत है बताओ आंसर। इसने प्रोबेबिलिटी पूछा क्या कहीं पर भी? इसने बस क्या पूछा, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स। तो इवेंट ए क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, दिस विल बी योर आंसर। इवेंट बी क्या होगा बताओ जल्दी से, अ नंबर ग्रेटर देन 7। तो इवेंट बी क्या हो जाएगा, नल सेट, कुछ भी नहीं आएगा। इवेंट सी क्या होगा बताओ, मल्टीपल ऑफ 3, मतलब क्या आ जाएगा यहां पर 3, 6। इवेंट डी क्या होगा बताओ, अ नंबर लेस देन 4। तो क्या आ जाएगा ये 1 2 3। क्या ये क्लियर हो गया? अब इवेंट ई क्या होगा बताओ, एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4। इवन नंबर ग्रेटर देन 4 तो क्या आ जाएगा 6। ये लिखा है ना, इवन नंबर ग्रेटर देन 4। ठीक है प्रखर। इवेंट एफ क्या होगा बताओ, अ नंबर नॉट लेस देन 3। 3 4 5 6। 3 क्यों आएगा, अ नंबर नॉट लेस देन 3, 3 से छोटा नहीं होना चाहिए। तो 3 से छोटा नहीं होना चाहिए मतलब 3 या 3 से बड़ा होना चाहिए। समझ में आ गया ये चीज? हाँ, ये पूरा हो गया, हमने सारे इवेंट्स को डिस्क्राइब किया। अब इसमें बोल रहा है ए यूनियन बी लिखो। ए यूनियन बी क्या होगा बताओ।
ए यूनियन भी पूरा ए के बराबर आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6। क्या ये क्लियर? अब ए इंटरसेक्शन बी लिखो, क्या होगा बताओ? नल सेट, इसमें कुछ भी नहीं आएगा। अब बी यूनियन सी क्या आएगा बताओ? 3 और 6 आ जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया? ये सब कर लोगे? ये बताओ ये क्या होगा? ए माइनस सी। तो 1 2 4 5, क्योंकि आप ए में से सी के एलिमेंट को हटा दोगे, फिर वैसे ही बाकी सब निकल जाएगा। एफ ये बताओ एफ डैश, पहले बताओ मुझे एफ डैश। एफ क्या है? 3 4 5 6, तो एफ डैश क्या हो जाएगा? 1 2। क्या ये क्लियर हो गया? अब ये गलती कर सकते हो, ई इंटरसेक्शन एफ डैश। तो ई इंटरसेक्शन एफ डैश के लिए आप एफ डैश और ई दोनों का कॉमन देखोगे, तो एफ डैश और ई में क्या कॉमन है? कुछ भी नहीं, मतलब ये क्या आ जाएगा? नल सेट। क्या ये सभी समझ गए? ई माइनस एफ, हाँ वो भी वही मतलब हुआ। क्या ये क्लियर हो गया? अभी इसने सिर्फ इवेंट डिस्क्राइब करने बोला था, अगर प्रोबेबिलिटी बोला होता तो फर्स्ट सबको क्या कर देते? डिवाइडेड बाय 6 एन ऑफ एस से। तो फर्स्ट वाले का क्या आ जाता है? 6/6। सेकेंड वाले का क्या आ जाता है? 0/6। दैट्स इट। क्या ये क्लियर सबको? हटा दूं फिर मैं इसको? चलो नेक्स्ट पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे। क्या लिखा हुआ है पढ़ो। An experiment involves rolling a pair of dice and recording the numbers that comes up. क्या बोल रहा है? पहले तो पेयर ऑफ डाइस को रोल करेंगे तो आउटकम कितने आएंगे? 36। पूरे 36 आउटकम्स पहले लिखने पड़ेंगे। लिखो जल्दी से 36 आउटकम्स। जो सबसे आखिरी में लिखा रहेगा ना, उसको खड़ा करा दूंगा कान पकड़ के। जो लिख लिया बताना। अनुष्का कैसे लिख रहे हो दिखाओ। वैसे मत लिखो, टेबल ऐसा टेबल के फॉर्म में अरेंज करके लिखो। ऐसा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1 2 2 2 3, ऐसा लिखो हमेशा। बाकी बच्चे भी ऐसे लिख रहे हैं ना? किसका नहीं हुआ है? तो मैं लिखने के बाद चेक कर दो। हाँ हो गया सबका। अब मैं लिख लिया, तुम लोग भी नहीं लिख पाए हो यार इतना। चलो ठीक है, कॉमा वॉमा मत लगाओ, इधर देख लो। हाँ तो ये टोटल कितने आउटकम्स हो गए? 36। इधर इधर सौभाग्य के सामने ध्यान दे। अब इवेंट ए क्या बोल रहा है? इवेंट ए है सम ग्रेटर देन 8। क्या ये पढ़ा सबने? इसका मतलब समझ में आया? उसका सम 8 से बड़ा होना चाहिए। तो देखो सम 8 कहां पर आ रहा है? सम 8 आ रहा है यहां पर। यहां पर भी सम 8, यहां पर भी सम 8, यहां पर भी सम 8, और यहां पर भी। ये पूरी लाइन जो है, इस पूरी लाइन में सम 8 आ रहा है। इसके पहले वाली लाइन में सम कितना आ रहा होगा? 7। उसके पहले वाली लाइन में कितना आ रहा होगा? सम 6। समझ में आया ये चीज? तो सम ग्रेटर देन 8, तो बताओ इसमें कौन से वाले आएंगे? ये वाले पूरे आ जाएंगे। देखो ये यहां से लेके ये पूरा। क्या ये समझ में आ गया सबको? और कौन सा आएगा? 2,6, जिसका सम तो 8 है ना, इसने बोला है ग्रेटर देन 8। यहां पर भी 8 आ रहा है, तो देखो ये वाली पूरी लाइन में सम कितना आ रहा है? 9।
ये वाली पूरी लाइन में सम कितना आ रहा है 10, और ये वाली लाइन में सम कितना आ रहा है 11, और ये वाले में सम कितना आ रहा है 12। समझ में? ऐसा अरेंज करने से आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये हो गया आपका इवेंट ए। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब इवेंट बी क्या है? तो इवेंट बी देखो जल्दी से, टू अकर्स इन आइदर डाई। इसका मतलब किसी भी एक डाइस में टू आ जाना चाहिए। तो कौन सा वाला लेंगे इसमें? ये वाला। और कौन सा आ जाएगा? ये वाला। क्या ये क्लियर हो गया? ये हो गया इवेंट बी। क्या ये समझ में आ गया सबको? तो इसके बाद इवेंट सी। इवेंट सी किसको लोगे? इवेंट सी, सम इज एट लीस्ट 7 एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो सम जो है वो कम से कम 7 होना चाहिए या 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 7 से बड़ा 3 का मल्टीपल कौन सा होता है? 9 और 12। तो 9 वाला मतलब कौन सा आ जाएगा? 1 2 3 4 ये वाले आएंगे, और कौन सा आ जाएगा? 6 6 ये वाला। तो ये वाले आपके इवेंट्स क्या हो गए? इवेंट सी। क्या ये सबको समझ में आ गया? अब बोल रहा है विच पेयर ऑफ दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इसमें से कौन सा पेयर जो इवेंट्स का, 3 इवेंट्स एबीसी बताए, कौन से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? इसी को देख के बता सकते हो। इवेंट ए ग्रीन वाला है, इवेंट बी ब्लू वाला है। क्या दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट आ रहा है? नहीं। तो कौन सा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया? ए एंड बी। क्या ए और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? नहीं। क्या और कुछ क्या बच गया? बी और ए, बी और सी, बी और सी ये दोनों भी क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है, तो समझ गए ना सभी कैसे आंसर करना है? ठीक है। एक चीज ना मैं छोड़ दिया शायद, मुझे लग रहा है, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स मैंने नहीं पढ़ा है ना। हाँ तो लिख लो, एक और पॉइंट लिखो, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। हाँ, जो भी नंबरिंग चल रही थी। सिक्स्थ लिखना, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। म्यूचुअली भी लिख सकते हो, चलेगा। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव या सिंपली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है। तो अगर मान लो मैं एक्सपेरिमेंट में वही मान के चल रहा हूं, रोलिंग ए डाइस वंस। ठीक है, मान लो मैं इवेंट ए लेता हूं 1 2 3 आना, इवेंट बी लेता हूं 2 3 4 आना, इवेंट सी लेता हूं 4 5 6 का आना। ये मैंने 3 इवेंट्स डिफाइन किए। हाँ, इधर पे ध्यान दे। इतना बेशरम, इतना डांट खाता है, पनिशमेंट मिलता फिर। अभी क्लियर हो गया? तो ये 3 इवेंट्स हो गए, ए बी और सी। अब अगर मान लो तीनों का यूनियन लेने पे क्या आएगा? बताओ, तीनों का यूनियन लेने पे 1 2 3 4 5 6, मतलब पूरा का पूरा क्या आ जाएगा? सैंपल स्पेस। तो अगर इन तीनों का यूनियन, या 4 है तो चारों का यूनियन, या 5 है तो पांचों का यूनियन किसके इक्वल आ रहा है? सैंपल स्पेस के। तो ऐसे इवेंट्स क्या कहलाते हैं? एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है। सो if the union of events are equal to sample space, then the events are called exhaustive events. क्लियर हो गया सबको ये? एक एक क्वेश्चन पूछूं मैं, एकदम आसान क्वेश्चन है, बस तुम लोग ओरली भी आंसर कर सकते हो, बस दिमाग यूज करना है। ठीक है। एक डायस को मैंने रोल किया, तुम लोगों को ऐसे 2 इवेंट्स बताने हैं, ए और बी, जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो और एग्जॉस्टिव भी हो। 1 2 3 and 4 5 6। करेक्ट, इसने सही बताया। ऐसे 2 इवेंट्स जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो और एग्जॉस्टिव भी हो। तो देखो 1 2 3 अगर मैं एक इवेंट ले रहा हूं, 4 5 6 मैं दूसरा ले रहा हूं, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? नल सेट, जो किसकी कंडीशन है? एक्सक्लूसिव की। दोनों का यूनियन क्या आएगा? सैंपल स्पेस की इक्वल। तो कौन सा इवेंट हो गया? एग्जॉस्टिव भी। समझ में आ गया? और क्या हो सकता है? गेटिंग एन इवन नंबर, गेटिंग एन ऑड नंबर। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? नल सेट। और दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा? सैंपल स्पेस।
समझ में आ गया सबको ये? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन, जो सैंपल स्पेस सबसे आखिरी में लिखेगा उसको पनिशमेंट दूंगा मैं इस बार तो पक्का है। ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मैं नहीं करवाऊंगा। हाँ, सैंपल स्पेस नहीं समझ में आया क्या करना है? 3 coins are tossed once, सैंपल स्पेस लिखो। कितने आउटकम होंगे? 8। पूरे 8 आउटकम लिख के बताओ कौन कौन से आएंगे। मेरे लिखने के बाद तो बिल्कुल मत लिखना, मेरे लिखने के पहले ही लिख देना। दिखाओ कॉपी ऊपर उठा के दिखाओ। और कौन नहीं लिख पाया? सार्थक नहीं लिख पाया? तेरा नहीं हुआ आयुष? क्यों नहीं हुआ? कैसे लिखना है वो समझ में नहीं आया? देखो देखो, एक तरीका बताता हूँ। यूजुअली ये कंफ्यूजन होता है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो ट्रिपल एच से स्टार्ट करता हूँ, फिर क्या 2 एच और 1 टी लेता हूँ। तो 2 एच पहले, 1 टी आखिरी में, फिर आखिरी वाले टी को इधर खसका दो, फिर ये वाले टी को इधर खसका दो, ऐसा करके पूरा खत्म हो गया कॉम्बिनेशन। समझ गए ना? फिर क्या करो, फिर 2 टी और 1 एच ले लो, फिर ये वाले एच को इधर खसका दो, फिर ये वाले एच को फिर इधर खसका दो, ये हो गया। फिर आखिरी में क्या बचेगा? ट्रिपल टी। दैट्स इट। यही तो है तरीका। क्या ये क्लियर हो गया? अब यहां पर इवेंट क्या बोल रहे हैं? इवेंट कैसे डिफाइन किया? इवेंट ए क्या है, जल्दी से देख के बताओ। 3 हेड शो। तो इवेंट ए के एलिमेंट बताओ क्या है? क्या है बताओ? ट्रिपल एच। 1 है 2 है ये नहीं, क्या है वो बताओ? ट्रिपल एच। क्या ये क्लियर? फिर क्या है इवेंट बी? क्या है बताओ इवेंट बी? 2 हेड 1 टेल। एच एच टी एच और टी एच एच, ये 3 आएगा। क्या ये क्लियर हो गया सबका? रुक जाना एक मिनट, देखता हूं उसको। इवेंट सी बताओ एलिमेंट क्या है? 3 टेल्स शो। तो क्या आ जाएगा? ट्रिपल टी। फिर इवेंट डी क्या है बताओ? A head shows on the first coin। इसमें ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा और ये आएगा, ये 4 आएंगे। पहले में हेड आना चाहिए, ये कंडीशन है ना। तो ये 4 आएंगे। तो क्या हो जाएगा यहां पर? ट्रिपल एच, एच एच टी एच और एच टी टी। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब जिससे पूछूंगा ना वही आंसर करना। सार्थक बताएगा, सार्थक कुछ बोल नहीं रहा है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इनमें से कौन से हैं? ए और बी नहीं है क्या? ए और बी नहीं है क्या? मैं पूछ रहा हूं, ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है? क्यों है? क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ए और सी है क्या? ए और सी भी है, क्योंकि उन दोनों में भी कुछ भी कॉमन नहीं है। ए और डी है क्या? नहीं है, क्योंकि ए और डी में ट्रिपल एच जो है वो क्या है? कॉमन। क्या ये समझ गए? फिर उसके बाद और कौन से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है बताओ तो? बी और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्या? बी और सी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। बी और डी है क्या? बी और डी नहीं है, नहीं है। फिर सी और डी, सी और डी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। समझ गए ना क्या करना है? सेकेंड पार्ट का आंसर आयुष पीछे, सेकेंड पार्ट का आंसर है इनमें से कौन से इवेंट सिंपल इवेंट है? ए और सी क्या है? सिंपल इवेंट। बी और डी क्या है? कंपाउंड इवेंट। समझ गए ना सभी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे ये इसी से मिलता जुलता है इसलिए। कितना कितना बच गया क्वेश्चन अभी इस एक्सरसाइज में? 3 coins are tossed, describe the following events। ये तो अभी 3 कॉइन वाला अभी लिखा ना, इवेंट्स ही तो लिखना है, लिख दोगे। चलो पहले वाले इवेंट के एलिमेंट बताओ।
एग्जाम्पल देना है ना इसमें, तो 2 इवेंट्स दैट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, वही पिछला वाला दे देना एग्जाम्पल। 3 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, याद आया? जिनका इंटरसेक्शन नल हो और जिनका यूनियन क्या हो जाए, पूरा सैंपल स्पेस। तो पहले में ये 4 ले लेना और दूसरे में पीछे वाले 4 ले लेना, तो दोनों का इंटरसेक्शन नल हो जाएगा और यूनियन क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, 2 इवेंट्स विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो यहां पर से देख लेना कौन सा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, बी और डी, इसी को लिख देना, समझ गए ना। फिर क्या पूछा है, 2 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए लेकिन एग्जॉस्टिव नहीं होना चाहिए, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव, तो ये ट्रिपल एच एक ले लेना, दूसरा क्या ले लेना, ट्रिपल टी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्योंकि इंटरसेक्शन क्या है, नल सेट। एग्जॉस्टिव क्यों नहीं है, क्योंकि यूनियन लेने पे पूरा सैंपल स्पेस नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है प्रखर? फिर क्या है बताओ, 3 इवेंट्स बताने हैं। अच्छा, इसमें भी तो 3 इवेंट्स वाला था ना, कर लोगे ना मेरे ख्याल से वो भी तो। हाँ, 3 इवेंट्स बताने जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो बट विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव, ये भी 3 इवेंट्स बताना है इसमें। कर लोगे ये वाला भी, पक्का ना? चलो ठीक है, ये वाला बताओ कर लोगे कि नहीं। अच्छा ठीक है, ओरली बता दो मुझे बस, ठीक है। इवेंट ए बताओ, एलिमेंट क्या क्या आएंगे। 2 डाइस है क्या? अरे 2 डाइस है तो ओरली करना मुश्किल है थोड़ा सा। चलो ठीक है, अगली क्लास में करेंगे इसको। कैसा है प्रोबेबिलिटी? खत्म होने में कितनी एक्सरसाइज